हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट द ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। आखिरी में हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रुक्टोज एंड देन उसके बाद कुछ और भी कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। नाउ फ्रुक्टोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रुक्टोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। सर ये तो बिल्कुल ग्लूकोज के समान है। हाँ, अगर हम लोग फ्रुक्टोज की बात करें तो हम लोग फ्रुक्टोज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। फ्रुक्टोज क्या है? पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ग्लूकोज क्या होता है? पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होता है। नाउ इसमें टोटल 5 OH ग्रुप है। जी हाँ, 5 में से 2 जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी और बाकी के जो 3 होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी, राइट। नाउ नेचुरली ऑकरिंग फ्रुक्टोज जो होता है वो होता है लीवो रोटेटरी। वो कैसा होता है? लीवो रोटेटरी होता है, बट स्टिल इट बिलोंग्स टू द डी सीरीज। ये किसे बिलोंग करता है? डी सीरीज। एंड जनरली फ्रुक्टोज की अगर हम लोग बात करें तो फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनुलिन। जनरली इनुलिन से हम लोग इसे ऑब्टेंड कराते हैं। वी नो दैट कि सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो एक फ्रैक्शन हमें क्या मिलता है? फ्रुक्टोज। एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हम लोग फ्रुक्टोज को ये वाला स्ट्रक्चर असाइन करके दिखा सकते हैं। देखिए फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है फ्रुक्टोज के लिए। नाउ अगर आप लोग इसमें असिमेट्रिक कार्बन आइटम ढूंढते हो तो आपके पास 3 ही असिमेट्रिक कार्बन आइटम है, राइट। ये स्ट्रक्चर हो गया फ्रुक्टोज का। नाउ अगर हम लोग इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ चलें, हमें इसके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज तो नहीं पढ़ने, लेकिन इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। हम लोगों ने जब ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसे हम लोग हेमी एसिटल फॉर्म कहते हैं, तो हेमी एसिटल फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज ऑब्जर्व कि ग्लूकोज के केस में हम लोगों ने कहा था कि कार्बन नंबर 5 के ऊपर का जो OH है इसने अटैक किया था ऑन C1, बराबर है। बट इन केस ऑफ द फ्रुक्टोज इट इज बिलीव्ड दैट के 5th कार्बन के ऊपर का OH अटैक करता है सेकेंड वाले कार्बन पे, दैट इज कार्बोनिल कार्बन, मीन्स ये अटैक करेगा यहाँ पर। एंड ऐसा होने से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फ्रुक्टोज के केस में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन के आएगा वो सिर्फ 5 मेंबर्ड रिंग का होगा। ग्लूकोज के केस में कितना? 6 मेंबर्ड रिंग आया था। कैसे हो सकता है देखते हैं। अगर हम लोग फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज को रिप्रेजेंट कराते हैं। फ्रुक्टोज को रिप्रेजेंट कराते समय आप लोग जरा ध्यान रखिए, ये जो बाकी के 3 OH ग्रुप की पोजीशन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे ग्लूकोज के केस में थी, राइट। ये क्या हो गया? डी सीरीज का। देखिए 5वें कार्बन के ऊपर का OH राइट साइड में है एंड फ्रुक्टोज है तो वो क्या होता है? लीवो रोटेटरी। उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय द निगेटिव सिंबल एंड दिस इज फ्रुक्टोज। नाउ इसे अगर हम लोग देखें तो जब ये एसिडिक मीडियम में हेमी एसिटल फॉर्म बनाता है तो हेमी एसिटल फॉर्म कैसे बनाएगा इसके बारे में सोचते हैं। देखिए ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 5 है। फ्रुक्टोज का जब हेमी एसिटल बनता है तो इट इज बिलीव्ड दैट के 5वें कार्बन के ऊपर जो OH है ये OH अटैक करेगा ऑन द कार्बोनिल कार्बन। एंड कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। सपोज करिए मैं इसे इस साइड में लगा देता हूँ तो इसके ऊपर अभी बचा हुआ है CH2OH, ये देखिए ये बचा हुआ है। एंड यू विल ऑब्जर्व कि सेकेंड कार्बन एंड द 5th कार्बन इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड। ये देखिए ये बन जाएगा बॉन्ड जिसे आप लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह सकते हैं। ये 1st कार्बन, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th कार्बन और ये 5th वाला यहाँ प्रेजेंट है CH2OH।
यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH। नाउ ऐसा स्ट्रक्चर अगर बन सकता है तो वी नो दैट कि इसका एक और फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसके ऊपर का OH, अब मैं राइट साइड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर CH2OH कुछ इस तरीके से लगा देते हैं, राइट। पूरी कंडीशन सेम है। सेकेंड कार्बन के ऊपर ये हालत हुई, थर्ड के ऊपर का ये OH है, फोर्थ के ऊपर का ये OH प्रेजेंट है, फिफ्थ के ऊपर का ये हाल हुआ, एंड सिक्स्थ वाला कार्बन कुछ इस तरीके से है। तो फ्रुक्टोज जब हेमी एसिटल फॉर्म बनाएगा तो इसके भी दो फॉर्म बन गए। इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सर दोनों की दोनों D सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये D सीरीज को बिलोंग करता है। नाउ ये निगेटिवली चार्ज था, मतलब लियो रोटेटरी था, हाँ रहेगा। नाउ इसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये देखिए एनोमेरिक कार्बन के ऊपर का OH कहाँ पर आ गया? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में आ गया तो इसे क्या कहेंगे? बीटा, बराबर है। लेफ्ट में आ गया तो इसे क्या कहेंगे? बीटा। एंड फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? फ्रुक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर। नाउ इसे देखिए एनोमेरिक कार्बन के ऊपर का OH कहाँ पर आ गया? राइट साइड में। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा। DQ, क्योंकि D सीरीज को बिलोंग करता है, निगेटिव। एंड इससे हम लोग कहेंगे फ्रुक्टोफ्यूरानोज। कहेंगे सर ये फ्यूरानोज नाम क्यों आया? इसका भी रीजन है, लेकिन जरा देखिए ग्लूकोज के केस में अटैक कहाँ से कहाँ पे हुआ था? पांचवें कार्बन का OH फर्स्ट वाले कार्बन पे, मतलब कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा था, और वो कार्बोनिल कार्बन पहला वाला था। फ्रुक्टोज के केस में भी सेम वैसा ही हो रहा है, पांचवें कार्बन का OH कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक कर रहा है, लेकिन अब कार्बोनिल कार्बन की पोजीशन कहाँ पर है? नंबर 2 पे है। एंड ये जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोज, इसके पीछे रीजन है। इसका रीजन ये है कि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग आपके सामने बना, ये 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है फ्यूरान, एंड ये उसी के समान बिलोंग करते हैं, उसके समान दिखते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग फ्यूरानोस फॉर्म कहते हैं। अगर हम लोग फ्यूरान की बात करते हैं तो 5 मेंबर्ड फ्यूरान ऐसा होता है। देखिए इसमें 2 डबल बॉन्ड है, दिखते समय है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये फ्यूरान कंपाउंड है, एंड इसीलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? फ्यूरानोस फॉर्म कहते हैं। नाउ क्या इसके हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले बन पाएंगे? जी हाँ, जैसे हमने ग्लूकोज का हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाकर दिखाया है, वैसे फ्रुक्टोज का भी हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनता है। अब चलते हैं हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज की तरफ। जैसे हमने ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन को हार्वर्ड प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके दिखाया था, वैसे ही हम लोग फ्रुक्टोज के फिशर प्रोजेक्शन को हार्वर्ड प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग फ्रुक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन देखें तो फ्रुक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन ऐसा हम लोगों ने बनाकर देखा है। ये होता है फिशर का प्रोजेक्शन, राइट, फॉर फ्रुक्टोज। ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, एंड ये हो गया सिक्स्थ कार्बन एटम। नाउ हम लोगों ने एक चीज़ समझा, जब आप लोगों ने इसका हेमी एसिटल फॉर्म बनाकर देखा तो वहाँ पर जो रिंग बन रही थी वो कितने मेंबर की बन रही थी? 5, जिसमें 4 रहेंगे ऑक्सीजन, 4 रहेंगे कार्बन और एक क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग का स्केलेटन अगर आपको लाना है तो 5 मेंबर्ड रिंग का स्केलेटन कैसे आता है जरा सोचिए। अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से क्लोज कर दिया तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, बराबर है। नाउ इसे हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? तो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन जो है वो होना चाहिए सेकेंड, और फर्स्ट वाला कार्बन क्या है? CH2OH। मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, देखिए। अब सेकेंड कार्बन के बाद ये कार्बन हो गया कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाले कार्बन का OH कहाँ पर है? लेफ्ट में, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड में जाएगा। फोर्थ कार्बन का OH कहाँ पर है? राइट में, ये चला जाएगा ऊपर। यह है 5वां कार्बन, यहाँ पर मैं इसका OH लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है रिएक्शन में इन्वॉल्व करा के देना है।
ठीक है, करा देंगे। एंड इस पांचवे के ऊपर हम लोग छठा कार्बन एटम लगा देंगे, यहाँ पर है CH2OH एंड डेफिनेटली यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। देखिए नाउ जब एसिडिक मीडियम आता है तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देकर इसे बुला लेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, तो जिसके कारण इसके और हाइड्रोजन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जब बनेगा तो उसकी हालत क्या होगी, जरा सोचिए। इस ऑक्सीजन की, सर यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन के साथ बन गया, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। हाँ, यहाँ पर है CH2OH, देन यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर प्रेजेंट है CH2OH, ये हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर है OH ग्रुप, फिफ्थ कार्बन के ऊपर का OH। नाउ ड्यूरिंग दैट केस वी नो दैट कि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इस बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे इस कार्बन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिसका फायदा कौन उठाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर देगा इस कार्बन पे, मतलब रिंग यहाँ से क्लोज हो जाएगी। एंड इससे अगर हम लोग बाहर कर देते हैं तो इन दैट केस आप लोग जरा सोचिए, आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के आएंगे वो दो स्ट्रक्चर कैसे आएंगे। इफ यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करते हैं तो एक 5 मेंबर्ड रिंग को क्लोज करिए, तो 5 मेंबर्ड रिंग को अगर आप लोग क्लोज करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कुछ ऐसे बन सकती है एक रिंग। हाँ, नाउ यहाँ पर सोचिए, अगर मैंने कहा कि मैं हाइड्रोजन को रिलीज कर देता हूँ तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा, सेकेंड वाला, इसके ऊपर का OH यहाँ पर लगा हुआ दिखा सकते हैं, थर्ड का OH यहाँ पर प्रेजेंट है, ये फोर्थ का OH प्रेजेंट है, फिफ्थ वाला तो इन्वॉल्व हो गया, ये सिक्स्थ कार्बन एटम रहेगा, ये सिक्स्थ कार्बन एटम रहेगा। एंड दूसरा जो स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं, फिफ्थ मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग, तो ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं। इस OH को, सेकेंड वाले कार्बन का OH मैं अब नीचे लगा के रख देता हूँ, यहाँ पर लगा देते हैं CH2OH। थर्ड वाला OH यहाँ पर है, जी हाँ, फोर्थ वाला यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल, ये हो गया फिफ्थ कार्बन और ये हो गया सिक्स्थ कार्बन का OH। नाउ आप लोगों ने ग्लूकोज को अल्फा एंड बीटा रिप्रेजेंट किया था, वैसे फ्रुक्टोज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट D सीरीज का है, तो D सीरीज के केस में आपको पता है कि अल्फा कब, जब OH ग्रुप डाउनवर्ड होगा, एंड अगर OH ग्रुप अगर अपवर्ड होगा तो उसे आप लोग क्या कहते हो, बीटा। यहाँ पर देखिए, ये एनोमेरिक कार्बन के ऊपर का OH अपवर्ड है, तो ये क्या हो गया, बीटा। सीरीज कैसी है, D, फ्रुक्टोज है, लिगो रोटेटरी है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहेंगे। एंड इसे क्या कहेंगे फिर, अल्फा D निगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फ्रुक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज थोड़ा सा है तो पहले देखते बराबर आप लोग कह सकते हैं कि सर फ्रुक्टोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि फ्रुक्टोज कीटोन है, बराबर है। एंड कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देता ही नहीं, ऐसा कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। बट हेमी एसिडल फॉर्म को देखिए, हेमी एसिडल फॉर्म में मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या आइडेंटिफाई कराना है, OH ग्रुप मिलेगा, OH ग्रुप। तो यू विल ऑब्जर्व कि नाउ ये हो सकता है रिड्यूसिंग शुगर। मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन आनी चाहिए थी, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए थी। सर हाइड्रोजन नहीं है, हाँ, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन या फिर क्या चलेगा, CH2OH, तब जाके आप लोग कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो हेमी एसिटल फॉर्म में ये रिड्यूसिंग है, अदरवाइज है क्या, नहीं है। मतलब सर जैसे ग्लूकोज दो फॉर्म में अपीयर हो रहा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर, क्या फ्रुक्टोज भी होगा? बिल्कुल होगा, तब जाके वो ऐसी प्रॉपर्टी आपको शो कर सकता है। तो ये हो गया हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द फ्रुक्टोज। नाउ आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है सुक्रोज, आपके पास है ग्लूकोज एंड आपके पास है फ्रुक्टोज,
ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया और ये पूछ लिया कि इनमें से सबसे स्वीट कौन है, सबसे स्वीटेस्ट कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रुक्टोज। इन तीनों शुगर में सबसे स्वीटेस्ट होता है फ्रुक्टोज। इमेजिन हनी, हनी के अंदर फ्रुक्टोज होता है, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। कुछ डाइसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ना डाइसैकेराइड्स का मीनिंग क्या होता है? तो सर ऐसा कंपाउंड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने से हमें 2 शुगर यूनिट्स मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। हाँ सर, मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ दे तो डाइसैकेराइड बनता है। हाँ, जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मतलब कंडेंसेशन, तो 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं और ये 2 जो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं ये ऐसे जुड़ते हैं थ्रू द ऑक्सीजन एटम, थ्रू द ऑक्सीजन एटम। एंड ये जो लिंकेज होता है, इस लिंकेज को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं इसे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा कि फ्रुक्टोज में ग्लूकोज एंड सुक्रोज में फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज आपस में कैसे जुड़े, तो बाय मीन्स ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं अबाउट द सुक्रोज। पहला जो डाइसैकेराइड हमें पढ़ना है वो है सुक्रोज। अब सारे के सारे डाइसैकेराइड का एक चीज़ कॉमन है, C12H22O11 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बराबर है ना। सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है एंड इसका जब हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं, सोचिए सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस करने से आप लोगों को मिलता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ द फ्रुक्टोज, ये मिलता है, राइट। नाउ इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है अल्फा डी एंड जो फ्रुक्टोज होता है ये होता है बीटा डी। एंड ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो इसका C1 मतलब फर्स्ट कार्बन एटम एंड इसका C2 कार्बन एटम, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिसे हम लोग अल्फा बीटा कहेंगे, 1 to अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्फ़िगरेशन अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा। तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बनाकर देखते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले आपको बराबर याद रखने हैं, क्योंकि वही आप लोगों को डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स पढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ग्लूकोज यूनिट कैसा है? अल्फा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का, तो यू विल ऑब्जर्व कि वो 6 मेंबर होता है। ये पहला कार्बन एनोमेरिक होता है एंड पहले कार्बन के ऊपर का OH अगर आप लोगों ने नीचे ला के रख दिया तो ये क्या हो गया? अल्फा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ सेकेंड के ऊपर का OH नीचे होता है ग्लूकोज में, थर्ड के ऊपर का OH ऊपर होता है, फोर्थ का OH नीचे होता है, राइट। ये 5th कार्बन और यहाँ पर प्रेजेंट होता है CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस का हो गया। किसका हो गया? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस। एंड सर बीटा फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो बीटा फ्रुक्टोज अभी अभी बना के देखा है, 5 मेंबर रिंग होता है, बराबर है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग होगा। एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब फ्रुक्टोज के केस में सेकेंड वाला कार्बन क्या होता है? एनोमेरिक। तो इसके ऊपर का OH ऊपर साइड में रहेगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा CH2OH, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? बीटा। देन थर्ड का OH ऊपर होता है, फोर्थ का OH नीचे होता है, 5th वाला कार्बन तो ये है एंड यहाँ पर प्रेजेंट है CH2OH 6th वाला कार्बन। ये बीटा डी निगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज यूनिट है, बराबर है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज यूनिट। नाउ हमने कहा कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो ये दोनों कैसे आपस में जुड़ते हैं? तो ग्लूकोज यूनिट का पहला कार्बन एंड फ्रुक्टोज यूनिट का सेकेंड वाला कार्बन, देखिए ये OH और ये OH, इन दोनों के बीच में अगर कंडेंसेशन हो गया तो वाटर लॉस हो जाएगा। लेकिन जब वाटर लॉस होगा तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या बचेगा? तो इन दोनों के बीच में कॉमन बचेगा ऑक्सीजन, ऐसा बचेगा। और ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज कौन सी हो गई? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे हम लोग कह सकते हैं
1 2 ग्लूकोज का पहला कार्बन से कहाँ तक, फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन पे, और कैसा है, अल्फा बीटा, ये यूनिट अल्फा और ये यूनिट बीटा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आ गया, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, फिर सुक्रोज का हो गया। नाउ सुक्रोज की अगर हम लोग बात करें तो जो सुक्रोज होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरली जो सुक्रोज होता है वो होता है इस टाइप का, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन में क्या है, फ्रुक्टोज है एंड ग्लूकोज है। इसमें इट इज ऑब्जर्व दैट के फ्रुक्टोज का जो रोटेशन होता है ये -92.4 होता है एंड ग्लूकोज का रोटेशन होता है +52.5 के आसपास। तो इसमें डिफरेंस जो भी आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब L। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सॉल्यूशन कैसा है, लियो रोटेटरी, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, इसलिए इसे हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। एंड ये जो सुक्रोज है इसका हाइड्रोलिसिस अगर आपको एंजाइमेटिक तरीके से कैरी आउट करना है तो आपको जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम लगता है इन्वर्टेज। याद रखेंगे कौन सा एंजाइम लगेगा, इन्वर्टेज एंजाइम लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया डाइसैकेराइड सुक्रोज का। नाउ सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका एनोमेरिक कार्बन और इसका एनोमेरिक कार्बन ये बिजी है, और मैंने आपको जो ट्रिक दी थी वो कहाँ पर लागू होती है, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, आपको इधर उधर नहीं ढूंढना था। नहीं आप कहेंगे सर इधर से तो ये रिड्यूसिंग दिखता है, इधर से ये रिड्यूसिंग दिखता है, नहीं दिखता। आप लोगों को याद रखना है एनोमेरिक कार्बन के ऊपर वो ट्रिक लागू होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सुक्रोज। इसके बाद हम लोग चलते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, राइट, माल्टोज। नाउ माल्टोज का अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, माल्टोज का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज एंड ये जो दोनों के दोनों होते हैं ये होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसका मतलब ये हो गया कि माल्टोज में 2 अल्फा डी ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट होंगे। हाँ, माल्टोज के केस में क्या होता है, C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज इज अटैच विथ C4 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में बन जाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें जो लिंकेज बनेगी उसे हम लोग कहेंगे 1,4 अल्फा। क्यों अल्फा, दोनों के दोनों अल्फा है, पहला कार्बन एंड 4th कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड माल्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। माल्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्ट शुगर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, माल्ट शुगर। क्या आपको पता है जर्मिनेटेड फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं, जर्मिनेटेड स्प्राउट जो हम लोग खाते हैं, कच्चे अगर खाते हैं तो उसमें सम स्वीट टेस्ट प्रेजेंट होता है एंड ये होता है ड्यू टू माल्टोज। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बना के देखते हैं। इसमें 2 हमें क्या चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट। तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट चाहिए, तो बनाइए ग्लूकोज का स्केलेटन। ये 6 मेंबर्ड रिंग का स्केलेटन आपके सामने आ गया एंड ये एनोमेरिक कार्बन, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन अल्फा, है आपको पता, ठीक है, अल्फा। सेकेंड के ऊपर का OH कहाँ होता है, नीचे होता है। थर्ड का OH ऊपर होता है, फोर्थ का OH डाउनवर्ड होगा, देन फिफ्थ एंड 6th कार्बन एटम ये है। देखिए ये अल्फा है, ये D है, ये पॉजिटिव है एंड ये ग्लूकोज है, इसे हम लोग ग्लूकोपायरानोस कहेंगे। नाउ किसके साथ कंबाइन होने वाला है, सर इसी का यूनिट है अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, लेकिन कौन सा कार्बन चाहिए, उसका 4th वाला। तो उसका 4th वाला कार्बन जो चाहिए होता है वो हमें ऐसे मिलेगा, देखिए कैसे, ये फर्स्ट कार्बन है एंड 6 मेंबर्ड रिंग में अगर आप लोग देखें तो 1 के अपोजिट 4 होता है, 1 के अपोजिट 4 होता है। ये भी कैसा चाहिए, अल्फा, ये लीजिए हो गया अल्फा। सेकेंड का OH नीचे होता है, थर्ड वाला OH अपवर्ड, फोर्थ वाला OH डाउनवर्ड एंड दिस इज 6th कार्बन एटम, राइट, ठीक है। ये भी हो गया अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज।
अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। नाउ इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन करिए। इन दोनों के बीच में जब हम लोग कंडेंसेशन करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि इन दो OH ग्रुप में से वाटर निकलेगा। हाँ, एंड दो में से जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये जो लिंकेज रहेगी इसे क्या कहेंगे, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आप इसे एक और तरीके से शो करके दिखा सकते हैं। अगर आपने ऐसे लिखा तब भी ये रॉन्ग नहीं होता, राइट। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, माल्टोस का है। एंड मैंने कहा कि ये रिड्यूसिंग है। क्यों रिड्यूसिंग है, देखिए इस यूनिट में कुछ है नहीं, इस यूनिट में देखिए कार्बन के ऊपर OH, H एंड ये, तो ये है रिड्यूसिंग, राइट, रिड्यूसिंग शुगर है। देन माल्टोस के बाद दूसरे डाइसैकेराइड की तरफ चलते हैं जिसका नाम होता है सेल्लोबायोस। सेल्लोबायोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी डाइसैकेराइड है। एंड सेल्लोबायोस का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस लगाते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि हमें दो ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं, लेकिन ऐसे मिलते हैं बीटा ग्लूकोज। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बीटा। नाउ सेल्लोबायोस की अगर बात करें तो सेल्लोबायोस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग होता है। और ये दोनों यूनिट आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड C4 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज बाय 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कैसे जुड़ेंगे ये, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ेंगे। कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, बनाइए बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए। सर तो पहले 6 मेंबर की रिंग लगेगी, हाँ 6 मेंबर की रिंग बना लो, बन गई। सर ये एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट वाला, जी हाँ, इसके ऊपर का OH आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, बीटा। वी नो दैट ग्लूकोज तो ऐसा होता है, इवन ग्लूकोज ऐसा भी होता है, आपको पता है। एंड इसमें नाम क्या देंगे, तो ग्लूकोपायरानोस देंगे, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया ग्लूकोपायरानोस। अब सेकेंड कार्बन का OH अपवर्ड होता है, थर्ड का OH, सॉरी सेकेंड कार्बन के ऊपर का OH होता है डाउनवर्ड, थर्ड का OH अपवर्ड होता है, देन फोर्थ का OH डाउनवर्ड होता है। एंड ये हो गया 6th कार्बन एटम, हो गया ये 6, तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। किसके साथ ज्वाइन कराना है, तो सर सेकेंड बीटा डी ग्लूकोज के 4th कार्बन के साथ, इसके ऊपर कंडेंसेशन होगा, करा के दिखाते हैं। तो 6 मेंबर रिंग बना लीजिए, तो ये हो गई 6 मेंबर रिंग। सर ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन एटम, जी ये हो गया फर्स्ट कार्बन एटम। एंड ये भी कैसा चाहिए, बीटा, ये लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में OH आ गया, ये हो गया बीटा। एंड 1 के अपोजिट 4। नाउ कंप्लीट करिए, सेकेंड कार्बन का OH कहाँ है, डाउनवर्ड, थर्ड का OH कहाँ है, अपवर्ड, फोर्थ का OH डाउनवर्ड है, फोर्थ का OH कहाँ पर है, डाउनवर्ड है। एंड 6th कार्बन एटम ये है। सर अब इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन कराना है, ये भी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस है, ग्लूकोपायरानोस, तो करिए कंडेंसेशन। तो सर ये A नीचे है, ये ऊपर है, इन दोनों के बीच में वाटर जब जाएगा तो लिंकेज ऐसी आएगी और ये बन गया क्या, सेल्लोबायोस। रिड्यूसिंग है, पता कर सकते हैं। सेल्लोबायोस के बाद हम लोग चलते हैं टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। Lactose is also called as milk sugar because it is found in the milk. मिल्क थोड़ा सा स्वीट होता है, क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक्टोज। नाउ लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, तो इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करके देखें तो हमें 2 मोनोसैकेराइड्स मिलने चाहिए, हाँ, जिसमें एक होता है गैलेक्टोज, एक होता है गैलेक्टोज और दूसरा होता है ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट होता है, एक है गैलेक्टोज और दूसरा क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। नाउ इसमें अगर हम लोग गैलेक्टोज का अपीयरेंस देखें तो गैलेक्टोज जो होता है ये होता है बीटा, एंड ग्लूकोज को अगर हम लोग देखें तो ये भी होता है बीटा कॉन्फ़िगरेशन।
एंड यहाँ पर लिंकेज को अगर हम लोग देखें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि C1 ऑफ गैलेक्टोज इज कंबाइंड विथ C4 ऑफ ग्लूकोज बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड यहाँ पर जो लिंकेज आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे 1,4 बीटा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो मोनोसैकेराइड्स है इनका यूनिट कैसा, इसका अपीयरेंस कैसा है, बीटा टाइप का है। फर्दर यू विल ऑब्जर्व फाइनली कि लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होती है। लैक्टोज क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर। कैसे होती है देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर हमने अभी तक तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखा ही नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहले बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बना के देख लीजिए। अगर हम लोग बीटा ग्लूकोज की बात करें तो सर ये हमें पता है, ये देखिए ये ग्लूकोज का 6 मेंबर स्केलेटन हो गया एंड ये फर्स्ट कार्बन हो गया और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, बीटा हो गया। दिस इज बीटा डी, पॉजिटिव भी है। अगर हम लोग ग्लूकोज को बनाते हैं तो सेकेंड का OH डाउनवर्ड होता है, थर्ड का OH कहाँ होता है, अपवर्ड होता है, फोर्थ का OH कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 कार्बन एटम CH2OH। नाउ ये तो ग्लूकोज हो गया सर, बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, इससे मैं रख देता हूँ यहाँ और ये आ गया यहाँ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया ये बन गया गैलेक्टोपायरानोज। क्या बन गया? गैलेक्टोपायरानोज, मतलब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये दोनों एक दूसरे के इपीमर्स हैं, जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ डिफर होता है, फोर्थ कार्बन के ऊपर। तो ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज का यूनिट। और हमें क्या चाहिए, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का यूनिट। तो बनाइए बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो सर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज अगर बनाना है तो ये फर्स्ट कार्बन एटम ये OH, ये हो गया बीटा। देन सेकेंड का OH डाउनवर्ड था, जी हाँ। थर्ड का OH अपवर्ड रहेगा, फोर्थ का OH डाउनवर्ड एंड ये यहाँ पर रहेगा CH2OH, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन। हो गई क्लियर? नाउ ये हो गया बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को कंडेंस करिए तो इनके बीच में अगर आप लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं तो 1 and 4 के बीच में बनने वाला है। तो 1 and 4 के बीच में अगर बनेगा तो इस लिंकेज को क्या हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? जी हाँ, इस लिंकेज को हम लोग कहेंगे 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड जैसा मैंने कहा कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, पता करिए। तो पहले वाले मॉलिक्यूल में दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में देखिए ये रिड्यूसिंग शुगर का क्राइटेरिया अभी भी फ्री है। सो देयरफॉर लैक्टोज जो है ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो डाइसैकेराइड में आप लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा? सुक्रोज के बारे में पढ़ा। देन सुक्रोज के बाद आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? माल्टोज। माल्टोज के बाद सेलोबायोस एंड सेलोबायोस के बाद आप लोगों ने पढ़ा अबाउट द लैक्टोज। तो डाइसैकेराइड्स के बाद अब हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम पॉलीसैकेराइड्स। ना पॉलीसैकेराइड्स का मीनिंग क्या? तो सर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने से लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। जी हाँ, पॉलीसैकेराइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला C6H10O5/N। ये है पॉलीसैकेराइड्स को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉलीसैकेराइड, दैट इज स्टार्च। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट, राइट। स्टार्च इट इज प्रेजेंट इन द सीरियल ग्रेन्स, पोटैटोज, राइस, मेज, ट्यूबर्स, जो हम लोग ट्यूबर्स खाते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ना स्टार्च की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्च ये जो मटेरियल है ये दो कंपोनेंट के मिलकर बनता है, जिसमें एक जो कंपोनेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं अमाइलोज एंड दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। देखिए अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये दो कंपोनेंट हैं। नाउ स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये हाइड्रोलाइज अगर होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखें हमारी बॉडी का इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ग्लूकोज।
इसलिए तो कई सारे प्लेयर्स लोग जब थक जाते हैं तो ग्लूकोज वाटर ही मैक्सिमम क्वांटिटी में लेने की कोशिश करते हैं। नाउ अमाइलोज की अगर बात करें तो अमाइलोज इज द लीनियर पॉलीमर, इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज यूनिट, मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज का ये लीनियर पॉलीमर है एंड इसके अंदर जो लिंकेज होती है ये होती है 1,4 अल्फा। मतलब क्या, पहला जो ग्लूकोज यूनिट है उसके पहले कार्बन एटम एंड सेकेंड वाले ग्लूकोज यूनिट के फोर्थ वाले कार्बन एटम दोनों के ऊपर जो OH है वहाँ पर कंडेंसेशन होकर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी। नाउ अमाइलोज की अगर बात करें तो अमाइलोज इज वाटर सोलुबल एंड टोटल स्टार्च का ये नियर अबाउट 15 to 20% ही होता है। टोटल स्टार्च का कितना प्रेजेंट है, ये 15 to 20%। एंड इसके एक मॉलिक्यूल में अगर देखें तो 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं बाय मीन्स ऑफ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं जरा देखिए। मैंने कहा कि अल्फा डी ग्लूकोज इन्हें ही हमें कंबाइन करना है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की अगर बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले 6 मेंबर का स्केलेटन तो रख दीजिए। आपको पता है ग्लूकोज है 6 मेंबर का स्केलेटन है। ये पहला कार्बन एटम, ये पोजीशन यहाँ पर लिख दिया मैंने OH का, तो ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। सेकेंड कार्बन का OH डाउनवर्ड, थर्ड का OH अपवर्ड, फोर्थ का OH डाउनवर्ड होता है। ये हो गया 6th कार्बन एटम, राइट। तो सर ऐसे हमें ढेर सारे यूनिट लगेंगे जी, तो एक और यूनिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक और यूनिट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया सेकेंड यूनिट, इसे भी अल्फा बना लीजिए। ये फर्स्ट कार्बन, ये क्या हो गया, फोर्थ। देखिए 1 के सामने कौन आ गया, 4। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन की हालत, फोर्थ कार्बन की हालत देख लीजिए एंड फिफ्थ कार्बन की भी हालत को देख लीजिए। ये ऐसा है, ठीक है। चलो एक यूनिट और रख देते हैं इसका, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके फिर हम लोग अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे देखेंगे। एक यूनिट और अगर हम लोग रखते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन, ये OH डाउनवर्ड आ गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया अल्फा। सेकेंड का OH, थर्ड कार्बन की हालत, फोर्थ कार्बन का OH एंड ये 6th कार्बन एटम, ठीक है। तो ये आपके सामने जितने भी ग्लूकोज के यूनिट्स मैंने रखे हैं ये सारे के सारे कैसे दिखने वाले हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। एंड हम लोगों ने ये कहा कि इनके बीच में जब कंडेंसेशन होगा तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी। कैसे बनेगी, बनाइए। ये देखिए 1 और 4 इनके बीच में जब कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगा, राइट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1,4 अल्फा कहेंगे। आपको पता है कि इसे ऐसे रिप्रेजेंट करिए या फिर आप इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, नथिंग टू बी कंफ्यूज। ये भी क्या है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सर जब पॉलीमराइजेशन होगा, हाँ पॉलीमराइजेशन होगा, तो ये कहाँ से कंडेंस होगा, तो ये फर्स्ट है। तो सर ये अगर फर्स्ट है तो ये किसी फोर्थ वाले कार्बन के साथ क्या होगा, पॉलीमराइज होगा। देखिए कंडेंसेशन होता रहेगा, इस साइड से चेन क्या होगी, बढ़ेगी। देन उसके बाद सर यहाँ से भी तो चेन बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज नहीं, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर अमाइलोज का। दिस इज व्हाट, अमाइलोज, राइट। देन अमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ते हैं। अमाइलोपेक्टिन की अगर हम लोग बात करें तो अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच पॉलीमर, मतलब इससे अपोजिट है। हाँ, ब्रांचिंग कैसे होती है, तो इसमें एक चेन जो ऐसे सीधी जाएगी और यह ब्रांच आ जाएगी। तो इसमें 2 टाइप के ब्रांच मिलते हैं, एक तो 1,4 अल्फा मिलता है एंड एक मिलता है 1,6 अल्फा। दोनों के दोनों जो लिंकेजेस होती है ये अल्फा टाइप की ही होती है। फर्दर टोटल स्टार्च का ये 80% के आसपास होता है, 80 to 85% हो जाएगा, राइट। 80 to 85% है एंड दिस इज इनसोलुबल इन वाटर। इसी के वजह से स्टार्च पानी में सोलुबल नहीं होता। आपको पता है मोस्ट कॉमन जो स्टार्च हम लोग घर में यूज़ करते हैं पोटैटोज,
देखा है कभी पोटैटोस को बॉईल करने के बाद पोटैटो पानी में से गायब हुआ है? ऐसा हुआ क्या? नहीं। स्टार्च, साबूदाना, स्टार्च आप लोग यूज़ करते हैं, क्या पानी में डिजोल्व करने से पूरे तरीके से डिजोल्व होता है क्या? नहीं। तो वो जो इनसोल्युबल मटेरियल है वो क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। एंड ऑब्वियसली इसमें मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो ढेर सारे, इससे डबल ट्रिपल मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े रहेंगे। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? तो अमाइलोपेक्टिन इज नथिंग बट द ब्रांचेस ऑफ द अमाइलोज लेयर। तो ब्रांचेस इन द अमाइलोज लेयर कैसे बन सकती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों के सामने अगर ये स्ट्रक्चर रखा है तो इसका मतलब ये किसका स्ट्रक्चर है? अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो गई अमाइलोज की एक लेयर। हम लोग अमाइलोज की दूसरी लेयर भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए मैं सेकंड लेयर बना रहा हूं और वो किसकी? अमाइलोज की, राइट। नाउ क्या आप लोग इसे जोड़ सकते हैं आपस में? देखिए ये भी तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है। हाँ सर, इन्हें अगर आपने आपस में जोड़ दिया तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आ गया, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? अमाइलोज। ये यहाँ से पॉलीमराइज होता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल पॉलीमराइज होता रहेगा। एक अमाइलोज की लेयर, दूसरी अमाइलोज की लेयर, इनमें जो लिंकेज अभी आपको दिख रही है ये कौन सी दिख रही है? तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिख रही है, बराबर है। 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये दिख रही है। एंड सर हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने ये कहा है कि इसमें ब्रांचिंग जो होगी वो 1 and 6 के कारण होगी। तो कैसे? ये देखिए ये पहली अमाइलोज की लेयर है, इसमें पहले कार्बन के ऊपर ये OH एंड ये सेकेंड वाली लेयर है। इसमें देखिए ये कार्बन एटम 6th है। नाउ इसका कॉन्फ़िगरेशन अल्फा, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन अल्फा। अगर आपने इन दोनों को मिलाकर कंडेंसेशन शो किया तो ये दोनों आपस में कंडेंस हो जाएंगे कुछ ऐसे। और ये जो लिंकेज है ये लिंकेज भी तो ग्लाइकोसाइडिक बन गई, हाँ, लेकिन कैसे बन गई? 1,6 अल्फा। इसे आप लोग क्या नाम देंगे? 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। एंड ये स्ट्रक्चर किसका कंप्लीट हो गया? स्टार्च का। मतलब स्टार्च का स्ट्रक्चर देते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, अमाइलोज एज वेल एज अमाइलोपेक्टिन। नाउ आप लोग स्टार्च के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। वो एंड बिजी है, वो एंड बिजी हो गया, ये वाले एंड भी कैसे है? बिजी है। सो देयरफॉर ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं हो सकता। स्टार्च के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग एक और पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज की अगर हम लोग बात करें तो सेलुलोज इज द बायोपॉलीमर एंड इसका हाइड्रोलिसिस करने से आप लोगों को मिलता है ग्लूकोज ऐसा, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज, मीन्स बीटा डी ग्लूकोपायरानोज आप लोग कह सकते हैं, बराबर है। तो स्टार्च में आप लोगों ने देखा था कि स्टार्च किसका पॉलीमर था? अल्फा डी ग्लूकोज का। लेकिन सेलुलोज किसका पॉलीमर आ रहा है? बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर आ रहा है। एंड इसे अगर हम लोग देखें तो सेलुलोज इज द लीनियर पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर होता है? लीनियर पॉलीमर। लॉन्ग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे माइक्रोफाइब्रिल्स भी कहा जाता है। एंड इसमें ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच में ज्वाइनिंग होगा, हाँ। तो इसमें ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच में जो ज्वाइनिंग होता है वो ऐसे होता है, C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड C4 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। इसमें जो लिंकेज आएगी वो कौन सी आएगी? कैन यू गेस? बिल्कुल गेस कर सकते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होगी ये कैसी आएगी? 1,4 बीटा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट कैसे है? बीटा है। नाउ सेलुलोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लांट किंगडम।
प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करने के लिए सेलुलोज की बहुत ज़रूरत है। लीव्स में होता है, स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा एंजाइम हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। बट एनिमल्स के गट में सर्टन प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया कैन यूटिलाइज सेलुलोज। अगर सोचिए हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता तो हमें इतनी मेहनत करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? जिस दिन आपका मूड होता, कभी गुलाब के पत्ते खा लेते, कभी इमली के पत्ते खा लेते, कभी कमल के पत्ते भी खा सकते थे, कभी घास भी खा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। सेलुलोज हमारी बॉडी में हाइड्रोलाइज नहीं होता। नाउ सेलुलोज का स्ट्रक्चर अगर हमें बनाकर देना है तो हमें चाहिए बीटा ग्लूकोज के यूनिट्स। तो बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स बनाते हैं। तो सर ग्लूकोज तो 6 मेंबर की रिंग है, हाँ ये लीजिए 6 मेंबर की एक रिंग। दूसरी रिंग भी बना के रख देता हो, ये 6 मेंबर की दूसरी रिंग बन गई सर। एंड थर्ड एक और रिंग बना के रख देता हो, तो ये लीजिए थर्ड वाली रिंग भी बना देते हैं। तो इन्हें बीटा ग्लूकोज साबित करिए। तो सर ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये फोर्थ कार्बन हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये फोर्थ कार्बन हो जाएगा। फर्स्ट कार्बन के ऊपर का OH अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, बन गया बीटा कॉन्फ़िगरेशन। इसे आप लोग क्या कह सकते हैं? बीटा डी ग्लूकोज कह सकते हैं, राइट। कंप्लीट करिए इसका स्ट्रक्चर। सेकेंड का OH कैसे होता है, थर्ड का OH कैसे होता है, फोर्थ का OH कैसे होता है, देन सिक्स्थ वाला कार्बन ऐसे होगा, ठीक है। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करिए। ये भी हमें चाहिए, बीटा हो गया, देन सेकेंड का OH ये हो गया, थर्ड का OH ये हो गया, फोर्थ का OH, ये सिक्स्थ कार्बन एटम CH2OH के रूप में। देन इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करिए। फर्स्ट पे हमें चाहिए OH अपवर्ड, तब जाके होगा बीटा। सेकेंड का OH हो गया, थर्ड का OH हो गया, ये फोर्थ वाला OH हो गया, एंड यहाँ पर प्रेजेंट है CH2OH। बस इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करा दीजिए। आप लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा सेलुलोज। अब कैसे होगा? हमने कहा है कि पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन, उसके ऊपर का OH, एंड सेकेंड ग्लूकोज का फोर्थ वाला। तो ये फर्स्ट कार्बन का OH एंड ये फोर्थ कार्बन का OH। ये देखिए यहाँ पर जिगजैग लिंकिंग बनेगी, जी हाँ बनेगी ऐसे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। तो सर इन दोनों के बीच में नहीं बनेगी क्या? क्यों नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ऐसे बनाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर। टर्मिनल्स पे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ये देखिए ये फोर्थ कार्बन है, तो ये किसी ना किसी फर्स्ट वाले कार्बन के साथ लिंकिंग बनाएगा, पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू रखेगा, राइट। सिमिलरली इसे देखिए, तो यहाँ पर अगर फोर्थ वाला होगा तो फोर्थ कार्बन का OH कहाँ पर रहेगा? डाउनवर्ड। तो इनके बीच में जब लिंकिंग बनेगी तो ये लिंकिंग तो ऐसे दिखेगी, इस साइड से भी पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, एंड ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? सेलुलोज का बन जाएगा, राइट। सेलुलोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉलीसैकेराइड, एंड ऑब्वियसली दिख रहा है ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। देन इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ के रखना है, ग्लाइकोजन। इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सिमिलर टू स्टार्च, स्टार्च के समान होता है। ग्लाइकोजन इज द ब्रांच पॉलीमर ऑफ, इट इज द ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसका मोनोमर क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। बिकॉज एनिमल is also because glycogen is also called as animal starch। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। सोचिए हम लोग दिन भर में बहुत खाना खाते हैं, बट नॉर्मली हमारी बॉडी को पर डे ग्लूकोज कितना लगता है? 180 to 200 ग्राम। इससे ज़्यादा ग्लूकोज अगर प्रोड्यूस हो गया तो वो कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लाइकोजन with the help of the enzyme insulin, right? So you can observe कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। स्टार्च, ग्लाइकोजन ये तो हमारे लिए फूड का काम कर रहे हैं।
सेलुलोज देखिए, इससे हम लोग कॉटन के फाइबर्स निकालते हैं एंड देन उससे कपड़े बनाते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी तीनों बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की एबिलिटी रखता है। सो यहाँ तक पहुँचने से बायोमोलिक्यूल्स में हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में।